बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार बिहार में जातिगत जनगणना 500 करोड़ रुपया खर्च लगा के करा रही थी। हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। हमारे साथ कानून के जानकार शिवनंदन भारती जी हैं और बात करेंगे कि आखिर क्यों जातीय जनगणना हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है। एक तरह से कहा जाए कि सरकार की जो मंशा है उस पर पानी फिर गया। नहीं, देखिए, दरअसल मामला ये है कि अभी ये इंटरिम ऑर्डर है, ये कोई फाइनल ऑर्डर माना नहीं जाके फाइनल है। ये फाइनल है ही नहीं। हाँ। ये तत्काल रोक लगा दिया गया और इस पर विस्तार से जो फाइनल जो जजमेंट आना है वो सुनवाई के बाद 3 तारीख को सुनवाई होगी, 3 जुलाई को, तब जाके वो फाइनल डिसीजन है। लेकिन बहरहाल अभी जो वर्तमान परिस्थिति में जो है सो तत्काल बोला कि आप रोकिए, जब हम डिसाइड कर देंगे इशू को तब उसके बाद आपको यदि अलाउ करेंगे तो आप आगे बढ़ाइएगा गणना का कार्य, अदरवाइज ये स्थगित रहेगा। तो अभी स्थगन हुआ है। लेकिन फिलहाल सरकार के ऊपर तो एक तमाचा लग चुकी है। फर्स्ट तमाचा यानी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप हाई कोर्ट जाइए। पहले हाई कोर्ट से लोग सुप्रीम कोर्ट जाते थे। इसमें जो है सो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट से निर्देश हुआ कि नहीं, आप हाई कोर्ट को पहले डिसाइड करने दीजिए। चूँकि हाई कोर्ट में भी मामला लंबी था और कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी चले गए थे, तो बोले हाई कोर्ट में आप सुनवाई कंप्लीट कराइए, वहाँ से यदि आप असंतुष्ट होंगे तब मेरे पास आइएगा। तो वो सुप्रीम कोर्ट में वो बात हुई। अभी फ़िलहाल माननीय न्यायालय में जो कल ही पूरी बहस कंप्लीट हो गई थी, आज केवल उनको ऑर्डर पास करना था, तो ऑर्डर का प्रोनाउंसमेंट होना था। तो आज उन्होंने यही बात कहा कि ये अभी तत्काल जो गणना का कार्य, जाति गणना का कार्य शुरू हो रहा है वो बंद हो जाएगा, अभी स्थगित रहेगा। और जो भी डाटा है वो पब्लिश नहीं कर सकते। 2 मूल रूप से, और भी अन्य चीज़ है लेकिन यही मूल रूप से 2 चीज़ है। इसी बीच में कल जो बहस हुआ था, पेटिशनर के तरफ से जो बातें रखी गई थी मूल रूप से जो बातें थी बातें आई है, तो मूल रूप से पेटिशनर के तरफ से कहना था, देखिए कानूनी और टेक्निकल पहलू समझिए। कानून ये कहता है कि देखिए हमारा जो भारतीय संविधान बना, तो इंडिया जो है सो कहा जाता है, इंडिया क्या है, तो दैट इज माने इसमें ये एक यूनियन है स्टेट्स का। तो यहाँ राज्य भी है और केंद्र सरकार भी है, 2 गवर्नमेंट है, जिसको हम लोग फेडरलिज्म का सिस्टम कहते हैं। तो संघात्मक जिसको सरकार कहते हैं, तो ये जो फेडरलिज्म का जो है, तो इसमें राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार के बीच में पावर का बंटवारा है। जो वहाँ पर लिस्ट जो बना है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तो ये सब्जेक्टों का बंटवारा हो गया। जो साधारण शब्दों में यदि लोग समझना चाहेंगे तो आप समझिए कि आँख का डॉक्टर है तो आँख से संबंधित बीमारी को देखेगा, हड्डी रोग का जो है सो हड्डी से संबंधित बीमारी को देखेगा। अब यदि आँख का डॉक्टर हड्डी का इलाज करने लगे या हड्डी का डॉक्टर आँख का इलाज करने लगे, बिहार की सरकार वही वाला काम कर रही थी, यानी इलाज तो वही कर रही थी। अभी उस सरकार का नहीं, अभी जो ये बात जो बोला गया कि ये गणना का जो कार्य है, वो गणना का कार्य जो है सो वो केंद्र सरकार का है, जनसंख्या का कार्य यूनियन लिस्ट में है, सो आप कैसे कर सकते हैं। तो इस पे सरकार का दलील था कि हम जनसंख्या नहीं करवा रहे हैं गिनती, हम जाति का गणना करवा रहे हैं। तो जाति का गणना, तो फिर वो जज साहब का क्वेरी था कि आप इसके पर से उद्देश्य बताइए कि क्या कारण है। तो उनका कहना था कि देखिए हम पॉलिसी मेकिंग करते हैं, हम जो कोई माने पॉलिसी लाएंगे तो हमको पता होना चाहिए कि डाटा हमको रहना चाहिए कि इतने जाति के ये लोग हैं, तो उनके हिसाब से हम कोई भी जो योजना लाएंगे तो उसका हम इम्प्लीमेंटेशन बेहतर से कर सकते हैं। इनका ये अभी तक सर कि बिहार सरकार के पास जात के आधार की गणना नहीं था, यानी जितने वोटर कार्ड बने हैं किस आधार पर बने हैं, वोटर कार्ड बना है, आधार कार्ड बना है, राशन कार्ड बना है, और तमाम हर साल यहाँ चुनाव होता है, तो किस आधार पर चुनाव हो जाता है उनको पता नहीं कि कौन कौन सी जातियाँ हमारे राज्य में है, कौन सी वर्ग के लोग हैं। सवाल ये है कि ये पब्लिक करना था, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में आना था, तो ये पब्लिकली ये चाह रहे थे कि ये एक डाटा उजागर हो जाए ताकि किसी को कोई संशय नहीं। हालांकि ये बात अलग है कि इसके राजनीतिक मायने भी हैं, इसमें कहीं कोई दौरा नहीं, लेकिन कोर्ट को राजनीतिक मायने से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट का यही पक्ष था कि हम जो कोर्ट में जो दलील दी गई कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को कानूनी रूप से वो न्याय संगत है या नहीं है। तो अभी बहरहाल यही जो पॉइंट लाया गया, तो उस पर विस्तार से जज साहब को लगा कि हमको सुनना है, माननीय जस्टिस साहब को, तो उन्होंने तत्काल अभी उस पर रोक लगाते हुए आगे के लिए जो है सो अवधि तक जो सुनवाई जब तक नहीं होती है तब तक जनसंख्या के गिनती का माने जाति गणना का जो कार्य था उसको रोक लगा दिया। तत्काल आदेश के बाद जो सरकार के एडवोकेट हैं, जो वकील साहब है, उनके ऊपर जात का एक बड़ा आरोप भी लगना शुरू हो गया, क्योंकि फॉरवर्ड समाज से आते हैं, भूमिहार समाज के भूमिहार जाति से आते हैं, और यहाँ पर सवाल खड़ा हो रहा है कि भूमिहार जाति के वकील आखिर नीतीश कुमार जी क्यों
सरकार क्यों रखी थी? और जातीय जनगणना करा रही है, वकील रख रही है फॉरवर्ड होकर, आखिर ऐसा क्यों करवा रही है? अब तो आरोप तो इनके ऊपर भी लग रहा है कि वकील साहब जान के केस में हार रहे हैं। ऐसा देखिए, ये जो एलिगेशन है, मैं एक वकील के तौर पर बता रहा हूँ कि जिस तरह से कहते हैं जात न पूछो साधु का कोई जात नहीं होता है, उसी तरीके से वकील का कोई जात नहीं होता। वकील अपने आप में जात होते हैं। जिस किसी का भी फाइल लेते हैं तो पहला धर्म ये होता है कि उसको जिताना। तो ये आरोप मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये आरोप बेबुनियाद हैं। इस आरोप में कोई दम नहीं है। उन्होंने कोर्ट रूम में मैं था मौजूद, जो तर्क की बात होती है बहुत स्ट्रांगली उन्होंने रखा, लेकिन ये एक रूप से इसके बहुत ये भी कह रहे हैं कि सरकार जब है जातीय, ये एक जूरिस्प्रूडेंस का सिद्धांत है हम लोगों का कि न्याय होना नहीं चाहिए, न्याय होते दिखना भी चाहिए। तो लोगों में ये जो चीज़ है, तो ये देखिए, एडवोकेट जनरल केवल एक केस के लिए नहीं होता है। एडवोकेट जनरल का मतलब कि किसी भी केस में जो एक पक्ष जो होगा तो सरकार की तरफ से वो रखेंगे। तो कोई इसी केस के लिए नहीं इनकी नियुक्ति हुई थी, वो तो ऑलरेडी वो सम्मानित पोस्ट होता है। और एडवोकेट जनरल चूँकि इससे पहले, और ये जो बयान के मायने, यदि मैं राजनीतिक बयान देने से परहेज करता हूँ, लेकिन ये जो बयानबाजी है, चूँकि इससे पूर्व में वो मंत्रिमंडल में भी वो जगह लिए हुए थे, पूर्व मंत्री भी रहे हैं जो अभी एडवोकेट जनरल है, नहीं वो मंत्री रहे हैं राज्य में। तो ऐसे परिस्थिति में उनके ऊपर ये राजनीतिक कारणों से भी इस तरह की टीका टिप्पणी की जा रही है, मेरा मानना है। लेकिन वो उससे राजनीतिक बाहर की चीज़ है। लेकिन एक वकील के तौर पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आरोप है, मैं उससे असहमति रखता हूँ। मुझे नहीं लगता इस तरह का। लेकिन राजनीतिक मायने से लोग जातिगत की वो भूमिहार थे, इसीलिए सवर्णों के पक्ष को बात को रखने के लिए इस तरह से किए, तो वो लोगों का ओपिनियन अपना हो सकता है, मेरा उसमें कोई ये दिखाना चाहते हैं। कौन सी जात को अब दिखाना चाहते हैं? समाज में द्वेष पैदा होगा कि इसकी संख्या इतनी है तो समाज के लोग एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ जाएंगे, चाहे कुछ भी होगा तो उस तरह का मामला पार्टिक करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है। देखिए, ये जहाँ जनसंख्या, जैसे कहा जाता है ना कि जहाँ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ हिंदू दबे कुचले रहते हैं, तो ऐसे समाज में तो और भी देखने को मिल जाएगा सर। देखिए, ये कह देना उचित नहीं। सरकार के पास जो होता है कि ये सब, देखिए, ये कोर्ट का तर्क का बात नहीं, ये पॉलिटिकल बयान हो गया। कोर्ट के अंदर का मैं अपना दायरा हमेशा कोर्ट तक ही रखता हूँ, कानून तक ही रखता हूँ। तो उस दृष्टिकोण से ये बात नहीं है। देखिए, ये बहुत टेक्निकल, बहुत सरकार पर भी टीका टिप्पणी करना या विपक्ष पर भी टीका टिप्पणी उचित नहीं है। लॉ का पॉइंट, ये त्रुटिपूर्ण बात हो रही है। इसी पॉइंट को डिसाइड करना है कि यूनियन लिस्ट का मामला पर राज्य सरकार गणना करा सकती है कि नहीं। सब्जेक्टों का बंटवारा हो गया, तो जब सब्जेक्टों का बंटवारा हो जाता है तो सब्जेक्ट है आपको जनसंख्या से संबंधित गणना कराने की शक्ति केंद्र सरकार को है। तो केंद्र सरकार के कार्य को ये जो है सो अतिक्रमण कर रहा है कि नहीं, इनक्रॉच कर रहा है कि नहीं, इसी बिंदु पर मेन ये केस अटका हुआ है। लॉ पॉइंट यही है कि हमारा सब्जेक्ट मैटर में आप कैसे क्षेत्राधिकार में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसी पॉइंट पर जो है। और एक कलरेबल लेजिस्लेशन का एक सिद्धांत है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से बहुत अच्छा नामांकन को चेंज कर दिया, बोला वो जनसंख्या की बात केंद्र सरकार को है, जातीय गणना कराने की शक्ति हमको है। कहीं मना नहीं किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि जातीय गणना नहीं। कर्नाटका सरकार ने कर दिया है। बहुत सारे, इससे पहले आज़ादी से पहले भी हुआ है, 1881 में आज़ादी से पहले भी हुआ। अंग्रेजों को भी लगा कि भाई जातीय, तो वो अलग मामला है। तो सरकार तो ये एक लेजिस्लेशन, माना हम लोग का जो इंटरप्रिटेशन होता है, तो कलरेबल लेजिस्लेशन का एक सिद्धांत है, जो अधिवक्ता हैं या लॉ के छात्र हैं वो समझेंगे। तो कलरेबल लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि आप इंटरप्रिटेशन, जब सब्जेक्ट मैटर को आप इनक्रॉच करते हैं तो उसका जो इंटरप्रिटेशन होना चाहिए कि आपको छद्म विधि इसको कहा गया है कि नाम को चेंज कर दे लेकिन हस्तक्षेप वो कर दे। तो यही पर अब आगे जो बहस होना होगा, तो इसी तमाम बिंदुओं पर ये चीज़ लगता है कि कलरेबल लेजिस्लेशन छद्म विधि का इस्तेमाल करके आपने केंद्र सरकार के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप किया या नहीं किया, उसी बिंदु से डिसाइड इस पूरे केस का भविष्य तय होगा कि ये जो जाति गणना थी वो उचित है या अनुचित है। इट विल बी डिसाइडेड ऑन द नेक्स्ट डे। सो अभी फिलहाल जो है लोगों के लिए यही मुझे लगता है कि महत्व। पटना हाई कोर्ट का जैसे ही आदेश हुआ तत्काल रोक लगाने को, उसके बाद से बिहार में सनसनी पैदा हो गया। सनसनी पैदा हुआ कि लीजिए सरकार के ऊपर एक तमाचा लग गया, हाई कोर्ट ने तमाचा मार दिया। लेकिन देखना है कि अगले आदेश तक किस तरह की बातें सामने आती है। लेकिन फिलहाल हमारे साथ शिवानंद भारती जी थे जो कि कानून रखते हैं। फिर से एक बार सर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। थैंक यू सर।